नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में अब तक काफी सारे वीडियोस हमने देखे हैं, काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। अभी आदिकाल ही चल रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल को भी पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में आज हम देखने वाले हैं विद्यापति। पिछले लेक्चर में हमने कुछ पार्ट देखा था, विद्यापति राधा और कृष्ण को किस रूप में देखते हैं या अपने काव्य में किस रूप में वर्णित करते हैं, ये हम समझेंगे। इसके साथ साथ रासो साहित्य की कुछ जरूरी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यापति के राधा और कृष्ण कैसे हैं। कृष्ण और राम ये हमेशा से साहित्य में, अगर हम भक्ति काल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि सगुण धारा में एक राम मार्गी शाखा आता है और एक कृष्ण मार्गी। तो वहां हमें राम और कृष्ण को तो पढ़ना ही है। इसके अलावा साहित्य में हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो दो प्रमुख रूप हमें देखने को मिलते हैं राम और कृष्ण के रूप में। कई सारी बहुत अधिक किताबें इस पे लिखी गई हैं, बहुत सारा साहित्य इस पर लिखा गया है। यहां पर हमें जो बात करना है वो विद्यापति के राधा और कृष्ण की बात करना है। अब देखिए कृष्ण क्या है। कृष्ण को अगर हम देखें तो वो विष्णु भगवान के एक अवतार हैं। सनातन धर्म की दृष्टि से देखें कृष्ण को तो वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। अब गीता में कृष्ण अलग है, महाभारत के कृष्ण और गीता के कृष्ण एक अलग कृष्ण है। विद्यापति के जो कृष्ण है वो एक अलग प्रकार के कृष्ण है। गीता और महाभारत के कृष्ण में हमें एक शक्तिशाली कृष्ण देखने को मिलता है। वहां कृष्ण के श्रृंगार वाले रूप पर ज्यादा फोकस महाभारत या गीता में नहीं किया गया है। गीता में उनके ज्ञान की बातों को बताया गया है, उनके शील को, और उसके साथ साथ उनका ज्ञान कितना है इस पर ज्यादा चर्चा हुआ है महाभारत में और गीता में। लेकिन जैसे ही हम विद्यापति के काव्य में आते हैं, जैसे ही हम पदावली में आते हैं, तो यहां पर जब विद्यापति ने वर्णन किया है कृष्ण का, तो इन्होंने श्रृंगार वाले पक्ष को ज्यादा प्रबलता से दिखाया है, जबकि शील और उसके अलावा जो शक्ति है श्री कृष्ण का वो यहां देखने को हमें नहीं मिलता है। एक खास बात और है कि कहीं कहीं पर, अधिक जगह पर, बहुत जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि राधा को गौड़ दिखाकर कृष्ण को प्रधान दिखाया जाता है। लेकिन विद्यापति के काव्य की एक खासियत यह भी है कि यहाँ पे दोनों को समान स्तर पर दिखाया गया है। यानी कृष्ण जितने ऊंचे हैं, कृष्ण जितने सुंदर हैं, उतनी ही सुंदर यहाँ राधा को भी दिखाया गया है। कृष्ण की जितनी बड़ाई की गई है उतनी ही बड़ाई इस काव्य में आपको देखने को मिलेगा राधा की भी। यानी कि दोनों एक समान स्तर पे हैं। अब महाभारत में क्या है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कृष्ण कह रहे हैं कि उनका अवतार तब होगा, गीता में उनका अवतार तब होगा जब कोई भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तो उनका अवतार होगा। यानी वहां पे उनको ईश्वरीय रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे विद्यापति अलग दिखाते हैं। विद्यापति के कृष्ण और राधा का केंद्र जो है वो श्रृंगार है, और खास करके संयोग श्रृंगार। उसके अलावा भी वियोग श्रृंगार भी इसमें है। इसी के कारण विद्यापति हमेशा इस बारे में विवाद में रहते हैं कि इनको हम भक्त कवि माने या श्रृंगारी कवि माने। कुछ लोग इनको नकारते हैं भक्त कवि होने से, कुछ लोग श्रृंगारी कवि होने से नकारते हैं। अब क्या इस विवाद के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वहां जाकर इस विवाद का निपटारा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कृष्ण के बारे में। तो श्रृंगार पक्ष, हमने कहा कि श्रृंगार पक्ष को यहाँ पे इन्होंने ज्यादा दिखाया है। तो यहाँ पर जो इन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है वो आप प्रश्न जब आएगा तो उसको एग्जाम्पल्स के रूप में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे राधा कहती है, ए सखी देखल एक अपरूप सुनैत मानव सपन स्वरूप। यानी कि यहाँ राधा ये कह रही हैं, अपने सखी से कह रही हैं कि मैंने एक ऐसे मनुष्य का रूप आज देखा है। यहाँ पे कृष्ण के बारे में वो कह रही हैं जो कि इतना सौंदर्य सिर्फ स्वप्न में ही संभव है। यथार्थ में कोई मनुष्य इतना सुंदर हो ही नहीं सकता है जितना सुंदर मनुष्य मैंने देखा है। यहाँ पे ये कृष्ण के बारे में कहती है कि ऐसा सौंदर्य सिर्फ और सिर्फ सपने में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको लिखवाया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, मैं यहाँ भी आपको वो लिखवा देता हूं। आपको लिखना है तो वो लिख लीजिए, ठीक है, वो लिखिए जो मैं बता रहा हूं आपको। कृष्ण को ये एक बार देखती हैं तो ये होता है कि जीवन भर अगर देखते रह जाएं तब भी इनकी आंखों को तृप्ति नहीं मिलेगी, ऐसा एक छंद में कहते हैं विद्यापति। क्या कहते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए। सखी है पूछत अनुभव मोय जोई पीड़ित अनुराग बखानैते तिले तिले नूतन होय। मैथिली भाषा का इसमें आपको प्रभाव देखने को मिलेगा।
जन्म अवधि भर रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल। यानी यदि पूरे इस जीवन काल में भी यदि मैं उनको देखती रहूं उसके बाद भी आंखों को, नयनों को तृप्ति नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये सौंदर्य यहाँ पे दिखाया गया है। श्री कृष्ण के सिर्फ शारीरिक सौंदर्य के बारे में ही यहाँ पे चर्चा नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे उनकी बोली के बारे में, उनकी वाणी कितनी अच्छी, इसके बारे में भी कहा गया है। क्या कहा है? माधव बोलत मधुरी बानी। एग्जाम्पल में आप इसको बीच में रख सकते हैं। यहां सिर्फ संयोग का ही वर्णन नहीं हुआ, मैंने जैसा कि बताया कि विरह का भी वर्णन इसमें हुआ है। और विरह का वर्णन में ये लिखते हैं, राही रहल दूर हम मथुरापुर एतम सहे प्राण। ये एग्जाम्पल्स है, ये आपको मिल जाएंगे किताबों में, आप सर्च करेंगे जहां से भी आप पढ़ते हैं वहां पे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि श्रृंगार की यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा श्रृंगार का वर्णन किया है और संयोग श्रृंगार का इतना वर्णन किया है कि इसको कई साहित्यकार अश्लीलता की श्रेणी में ले जाते हैं कि विद्या। अब देखिए, गीत गोविंद में जिस कृष्ण का वर्णन किया गया है उसी कृष्ण का वर्णन यहाँ पर विद्यापति भी करते हैं। ये महाभारत और गीता वाले कृष्ण का वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि गीत गोविंद से प्रेरित होकर इन्होंने यहाँ पे जिस कृष्ण का वर्णन किया है वो गीत गोविंद के कृष्ण है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि विद्यापति से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो आपको एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसके अलावा आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे, जिस भी कोचिंग के नोट्स से पढ़ रहे होंगे, जिस भी किताब से पढ़ रहे होंगे, या मैं जो बीच बीच में बोलता हूं, जो मैं यहाँ नहीं लिखता हूं, बुक्स से देखकर या नोट से देखकर मैं बोलता हूं, वो भी आपको लिख लेना होगा। पॉज करके लिखिएगा तो लिख पाइएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा। अब बात करते हैं राधा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि राधा और कृष्ण दोनों का वर्णन विद्यापति इस प्रकार करते हैं कि किसी को गौण नहीं दिखाते हैं, राधा को गौण नहीं दिखाते हैं, बल्कि बराबरी में दिखाते हैं। सिर्फ राधा के तन का सौंदर्य इन्होंने नहीं किया है, बल्कि मन का भी सौंदर्य किया है। अब तन का सौंदर्य, इन्होंने शारीरिक सौंदर्य का वर्णन बहुत ज्यादा किया है, विद्यापति ने इसमें बहुत ज्यादा वर्णन किया है। इसीलिए तो एक दिक्कत आती है इनके साथ, इसीलिए मतभेद हो जाता है साहित्यकारों में कि इन्हें श्रृंगार का कवि माने या फिर भक्ति का कवि माने। एग्जाम्पल के लिए, जहां जहां जुग पग धरई तह तह सरोरुह झरई। यानी जहां जहां राधा पैर रख रही है वहां वहां क्या हो रहा है? सरोरुह मतलब होता है कमल। जहां वो पैर रख रही है वहां से कमल के फूल झर रहे हैं। ठीक है, कमल के फूल झड़ रहे हैं जहां जहां वो पैर रख रही हैं। जहां जहां झलकत अंग तह तह बिजली तरंग। और जहां से भी उनके अंग दिखाई दे रहे हैं वहां ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही है। तो इस प्रकार का वर्णन, जो तन का सौंदर्य का जो वर्णन किया है विद्यापति ने, वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मन का सौंदर्य क्या है? तो देखिए, मन का सौंदर्य यहाँ पर ये देखने को आपको मिलता है कि यहाँ पे जो राधा का कृष्ण के साथ प्रेम है वो एकनिष्ठ प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। वो इधर उधर कहीं भी कहीं अलग नहीं, हटता नहीं, कहीं भटक नहीं है, भटकाव नहीं है। यहाँ पे एक निष्ठ प्रेम को दिखाया गया है राधा और कृष्ण के, जो कि राधा कृष्ण को एक निष्ठ प्रेम करती हैं। ये राधा के मन के सौंदर्य को दिखाता है। आप इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब बात करें कि किस राधा का, किस प्रकार के, किस एज ग्रुप के राधा का वर्णन यहाँ पे किया है साधारण शब्दों में। तो यहाँ पे इन्होंने किशोर उम्र की किशोरी राधा का वर्णन किया है। ठीक है, धीरे धीरे राधा की उम्र, जैसे जैसे साहित्य का हमारा जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा है ना साहित्य का, वैसे ही काव्यों में राधा के रूप में हमें कमी देखने को मिलती है। रूप में नहीं, सॉरी, एज में कमी देखने को मिलती है। गीत गोविंद में एक जवान युवती राधा का वर्णन है। ठीक है, जबकि यहाँ पे विद्यापति एक किशोरी राधा का वर्णन करते हैं। और जैसे ही हम सूरदास के केस में आ जाएंगे तो सूरदास ने भी संयोग का वर्णन किया है, सूरदास ने भी श्रृंगार राधा कृष्ण का वर्णन किया है। लेकिन सूरदास की जो राधा है वो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो वो एक बाल्यावस्था की राधा है। ठीक है, तो गीत गोविंद में एक युवती राधा का वर्णन, विद्यापति में एक किशोरी राधा का वर्णन, और सूरदास में जब यही वर्णन आता है तो ये वर्णन आके कहां मिल जाता है? बाल्यावस्था में आ जाता है। चलिए आगे बात करें। अब सूर से बड़ा वात्सल्य का कभी भी कोई नहीं हुआ है हिंदी साहित्य में। जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे, सूरदास के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां हम इसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं आदिकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है रासो साहित्य। अब रासो साहित्य के बारे में हमें इसमें देखना है। इसके अलावा एक वीडियो और मुझे लगता है रासो साहित्य पे लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासो साहित्य में रासो शब्द क्या है। अब जैसे ही हम रासो शब्द पे आके रुकते हैं, यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। परेशानी इस बात की है कि यहाँ फिर से मतभेद आता है। मतभेद क्या है कि कई मत हैं, 3, 4, 5 मत हैं कि रासो शब्द आया कहां से।
कुछ लोगों का मानना है कि राजसूय यज्ञ से रासो शब्द आ गया, कुछ लोगों का मानना है कि रास शब्द से रासो आया। ऐसे ही अलग अलग लोगों के विचार हैं। अब चूंकि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखी है मैंने, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार के मतभेद हैं। अब इस मतभेद को मैं एक एक करके बुक से देखकर आपको बता रहा हूं, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए मैं बताता हूं आपको कि क्या क्या इसमें परेशानी आई है इस नाम को लेकर। देखिए, एक मत आता है, फ्रांस के विद्वान हैं, आपको नाम पता होगा, गारसो द तासी। गारसो द तासी ने कहा कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से हुई है। राजसूय यज्ञ करते थे और उन्होंने कहा कि इसी आधार पर राजसूय यज्ञ से ही ये नाम बदल के क्या हो गया, आगे चल के रासो हो गया। दूसरा मत है रहस्य संबंधी, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि देखिए, रासो शब्द का विकास रहस्य से बना है। ये कौन लोग कहते हैं, तो कविराज श्यामलाल और काशी प्रसाद जायसवाल का ये मत है। ये मैं बता रहा हूं, देखकर आपको लिखना है। अब कुछ एक मत ये आता है, रामचंद्र शुक्ल जो है वो इसकी पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं रसायन से रासो शब्द बना है। आचार्य शुक्ल कहते हैं रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसमें इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि काव्य के अर्थ में कई बार हम कहते हैं रस आता है, रस से रसायन और रसायन से इन्होंने कहा कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा एक मत है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा पृथ्वीराज रासो की भूमिका में, पृथ्वीराज रासो की भूमिका लिखी गई है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, और इस प्रचारणी सभा ने यह बात कही है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से हुई है, ठीक है। रास शब्द से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि रासो को इन लोगों ने कहा कि रासो मूलतः जो है वो गाना वगैरह है, गायन वगैरह है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि रासो में सिर्फ गीत नहीं है। गीत एक सिर्फ विधा है रासो की, एक पार्ट है रासो का, एक अंग है रासो साहित्य का। रासो साहित्य और भी बहुत कुछ है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो रासक शब्द से हुई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने बता दिया, रासक से ही इन्होंने कहा, रासक से रासो शब्द बना है, ये द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी का देखा हमने, काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में समझा, शुक्ल जी के क्या मत थे ये भी समझा, और फ्रांसीसी विद्वान के क्या मत थे जो उन्होंने कहा कि ये राजसूय यज्ञ से आया है, ये भी हमने समझा। इन सब के बाद अगला प्रश्न आता है, ये द्विवेदी जी वाली हम एक बार देख लेते हैं फिर से। द्विवेदी जी ने ये कहा कि ये तो आपको पता ही होगा, पहले संस्कृत भाषा, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, और फिर आज की हमारी जो विकसित हिंदी है, स्टैंडर्ड मानक हिंदी है वो। इन्होंने कहा कि चूंकि रासो साहित्य में 3 प्रकार की चीजें होती थी। पहली, कोई भी काव्य है, कोई भी अगर ग्रंथ है तो 3 चीजें उन्होंने कहा। एक तो नृत्य प्रधान हो सकता है, दृश्य प्रधान हो सकता है, और भाव प्रधान हो सकता है, जिसको हम गीत कहेंगे। नृत्य प्रधान यानी कि ऐसे साहित्य जिस पर नृत्य किया जा सके। दृश्य प्रधान मतलब कुछ दृश्य दिखाई दे, जैसे कहानियों पढ़ते हैं तो कई बार दृश्य दिखाई देता है, उस तरह की चीजें हो। या फिर भाव प्रधान हो, जिसमें भावना की प्रधानता हो, भावना की प्रमुखता हो। अब हुआ क्या कि द्विवेदी जी ने यह देखा कि जो रासो साहित्य है उस पर नृत्य तो हो ही नहीं सकता है, उसमें दृश्य भी नहीं बन रहा है, इसलिए इनका ये विचार है, ये सिर्फ इनका विचार है। तो इन्होंने कहा कि चूंकि भाव प्रधान है इसलिए इसको हम रासो कहेंगे, और रासो में क्या प्रधान है भाई, तो भाव प्रधान है, गीत है, रस है, इसलिए रासो कह दिया इसको। अब हम एक और बात करें कि रासो साहित्य, रासो काव्य जो है वो कितने तरह का हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है। अगर आपको वीडियो में, मेरे बोलने में अगर आपको थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लग रहा हो तो YouTube में आपके पास ये सुविधा है कि आप आवाज को थोड़ा सा माइनस करके भी सुन सकते हैं। यदि, इसलिए मैं तेज बोलता हूं कि अगर नॉर्मल वॉइस पर भी आप सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं तेज बोलता हूं, आप पकड़ सकते हैं, बात को समझ सकते हैं। हाँ, लिखने के लिए आपको जरूर स्लो या फिर आपको क्या करना होगा, पॉज करना होगा। चलिए बात करें रासो काव्यों की, तो रासो काव्य में हमें 3 तरह के काव्य देखने को मिलते हैं। एक होता है वीरता परक, दूसरा है श्रृंगार परक, और तीसरा है उपदेश परक। एक एक करके समझते हैं। वीरता परक काव्य का मतलब हुआ जिसमें वीर रस की प्रधानता हो, श्रृंगार परक यानी कि श्रृंगार हो, और उपदेश का मतलब आपको पता ही है, उपदेश दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा। बात करें वीरता परक में, कुछ यहां पे मैंने नाम लिखे हैं तीनों में, ये रासो काव्य, ये आपको नाम याद रखने हैं। नाम क्यों याद रखने हैं, अगर आप ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव वाले कोई पेपर देंगे तो नाम पूछेगा, नाम आपका सुमेलित करने को दे सकता है मैच द कॉलम में कि किसकी रचना है,
किसने लिखी है और ग्रंथ का नाम एक तरफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में हमें ऑब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, सब्जेक्टिव पेपर आएगा। अब सब्जेक्टिव में क्या होगा, आप एग्जाम्पल अगर देते चलेंगे रासो काव्यों का तो वो आपके उत्तर को अच्छा बनाएगा। देखिए पृथ्वीराज रासो, पहली वीरता परक रासो काव्य की जब बात होगी तो पहली ग्रंथ जिसका नाम होगा वो होगा पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखा गया है तो ये आप सबको पता है, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है, चंद्रवरदाई। अब चंद्रवरदाई ने लिखा इसको, ठीक है। पृथ्वीराज रासो पर हम डिटेल में इसके अगले लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के संबंध में कई मतभेद हैं। ऐतिहासिकता से संबंध में मतभेद है कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ है, फिर भी इतिहास के तथ्यों को और साहित्य इतिहास के इन तथ्यों को अगर मिलाया जाए तो ये तो गलत हो गया। ऐसी बातें देखिए देखने को मिलती हैं। चलिए बात करें हम्मीर रासो, शंखधर के द्वारा रचित है हम्मीर रासो। उसके बाद आते हैं खुमार रासो। खुमार रासो जो है ये दलपति विजय के द्वारा लिखी गई है, और विजयपाल रासो जो है वो नल सिंह के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे 4 रासो ग्रंथों का मैंने उल्लेख किया, चारों रासो ग्रंथ वीरता परक रासो काव्यों की श्रेणी में आते हैं। बात करें श्रृंगार परक रासो जिसमें श्रृंगार रस हो, तो यहाँ पे है संदेश रासक। संदेश रासक जो है वो अब्दुल रहमान के द्वारा रचित है। इसके अलावा बीसल देव रासो है वो नरपति नाल के द्वारा रचित है। उपदेश परक में हम बात करेंगे तो हमें खास करके उपदेश परक रचनाओं में हमें जैन ग्रंथ देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए उपदेश रसायन रास, देखिएगा लास्ट में रास शब्द आ रहा है, और इसी रास शब्द के संबंध में अभी मैंने जब बताया रासो साहित्य के बारे में, उसके नामकरण के बारे में, तो ये शब्द बार बार आ रहा था। ये लिखा गया है जिनदत्त सूरी के द्वारा। फिर आते हैं चंदन बाला रास, ये ग्रंथ लिखा गया है आसक के द्वारा। अब देखिएगा दोनों में रास आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि रासो काव्यों की भाषा क्या है। क्या समझा हमने रासो काव्य के नाम के संबंध में, रासो नाम में मतभेद क्या है, क्या क्या विचार है। फिर हमने समझा सबके मत। उसके बाद हमने देखा रासो काव्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं, तीनों के हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब हमें समझना है अगले टॉपिक में कि रासो काव्यों की, रासो ग्रंथों की भाषा क्या है। अब इस भाषा को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो कालक्रम के अनुसार से, कालक्रम के अनुसार से समझने का क्या मतलब हुआ भाई, तो कालक्रम के अनुसार यानी कि किस समय में कौन सा रासो ग्रंथ लिखा गया है। कौन सा रासो ग्रंथ प्राचीन काल में लिखा गया, प्राचीन में तो सारे लिखे गए, मतलब सबसे ज्यादा पुराना कौन सा है और उसके बाद सबसे नया ग्रंथ कौन सा है। इन दोनों के भाषाओं में अंतर कुछ ना कुछ तो होगा। भाषा में अंतर क्यों होगा, क्योंकि भाषा समय के साथ साथ विकास करती है, समय के साथ साथ कुछ गुणों, कुछ अवगुणों को त्यागती है, कुछ गुणों को अपनाती है। भाषा का समय के साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण होता है। आज भी हिंदी भाषा के मानकीकरण का प्रयास जारी है, हमेशा कुछ न कुछ जुड़ता है, कुछ न कुछ घटता है। नागरिक प्रचारणी सभा इसके संबंध में बहुत अच्छा काम करती है, और इसके साथ साथ हमें तो ये एक सिलेबस में हमारे टॉपिक भी है कि मानक हिंदी भाषा का विकास और मानक हिंदी भाषा क्या है, इस पर टिप्पणी लिखने को आता भी है। खैर बात करें भाषा से, तो काल के अगर उस पर देखें, काल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो समझ सकते हैं कि एक तो रासो ग्रंथ ऐसे हैं जो प्राचीन समय में लिखे गए, तो इसमें क्या होगा, आपको भाषा मिलेगी प्राकृताभास अपभ्रंश, प्राकृत का आभास कराता हुआ अपभ्रंश। ऐसा अपभ्रंश वो ग्रंथ इस प्रकार लिखे गए होंगे कि वो अपभ्रंश में तो होंगे मगर उनमें प्राकृत भाषा का आभास आपको होगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृत से ही अपभ्रंश बना। द्विवेदी जी का देखिए यहाँ पे चार्ट, संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश जिसको पुरानी हिंदी कहते हैं। अब देखिएगा जैन कवि जो होते थे वो जो लिखते थे वो प्राकृता भाषा अपभ्रंश में होता था। याद रखिएगा जैन कवि प्राकृत भाषा में देते थे अपने उपदेश, और बौद्ध किस में लिखते थे, पाली में। याद रखिए इतिहास का प्रश्न है, ये साहित्य इतिहास का प्रश्न नहीं है। बौद्ध ग्रंथों की रचना, अधिकतर बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है, और अधिकतर जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। प्राकृत भाषा लोक भाषा थी, इसलिए जैन ग्रंथों की भाषा को उस समय के लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाते थे एज कंपेयर टू बुद्धिस्ट लिटरेचर। चलिए बात करें अंत में रास शब्द। देखिए मैंने बताया ना कि यहाँ पे जब उपदेश परक काव्यों की हमने चर्चा की, जिनदत्त सूरी के द्वारा उपदेश रसायन रास लिखा गया और आसक के द्वारा चंदन बाला रास लिखा गया। दोनों में अंत में रास शब्द आ रहा है, जिसमें रास शब्द आ रहा है वो प्राचीन काल का है और वो जैन कवियों के द्वारा उपदेश वाले रासो काव्य लिखे गए हैं। अगला है आरंभिक अपभ्रंश।
अगले जो ग्रंथ आते हैं, रासो काव्य आते हैं, रासो ग्रंथ आते हैं, इनमें क्या है तो आरंभिक अपभ्रंश का प्रयोग किया गया। अपभ्रंश भी तो बदलेगा, आरंभिक होगा फिर परवर्ती होगा। तो अपभ्रंश में जो लिखी गई वो संदेश रासक। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की श्रृंगार परक रासो काव्य ग्रंथ है, जो कि आरंभिक अपभ्रंश में लिखी गई है। इसके अलावा परवर्ती अपभ्रंश में, यानी कि पुरानी हिंदी जैसी अपभ्रंश, पुरानी हिंदी जो है उसमें लिखी गई है। अब वर्तमान हिंदी देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये 3 भाषाओं में ही नहीं लिखी गई रासो ग्रंथ, कुछ रासो ग्रंथ ऐसे भी हैं जो वर्तमान हिंदी में लिखे गए हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपको नोट करना है तो आप चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है परमाल रासो। परमाल रासो जो है, इसमें आज के मतलब वर्तमान हिंदी में परमाल रासो में वर्तमान हिंदी हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखना है तो लिखिए, 12 बरस लो कुकर जिए, 12 बरस लो कुकर जिए, और 13 लो जिए सियार, और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। देखिएगा परमाल रासो में, अब ये देखिए इसके भाषा से आप समझ गए होंगे कि परमाल रासो जो है उसमें वीरता की, यहाँ पे इस दोहे में खास करके यहाँ पे ओज, आपको ओज की प्रधानता देखने को मिलेगी। इसमें कहा गया है कि 12 बरस लो कुकर जिए, मतलब कुत्ते जो है वो 12 वर्ष जीते हैं, और 13 लो जिए सियार, सियार जो है वो 13 वर्ष तक जीता है, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, मतलब छत्री जो है उसको, उसकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष है, यदि इससे अधिक कोई छत्री जी गया तो उसके जीवन पर धिक्कार है। इस प्रकार की रचनाओं से क्या होता था, लोगों के अंदर जो छत्री हैं उनके अंदर उत्साह आता होगा, और फिर युद्ध जो होता होगा वो और भयानक होता होगा, और वो लोग राष्ट्र की रक्षा में, जो भी राष्ट्र की रक्षा में जो लोग पहले थे, अगर हम वर्ण के हिसाब से देखें तो क्षत्रिय जो होते थे वो सैनिक हुआ करते थे। तो इसके हिसाब से ये लिखा गया है। तो यहाँ पे आप वर्तमान हिंदी का ये उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि काल के अनुसार भाषा किस प्रकार से रासो साहित्य की है। क्या रासो साहित्य की भाषा को हम सिर्फ कालक्रम के अनुसार से ही व्यवस्थित करेंगे कि कौन सा ग्रंथ पहले लिखा गया, कौन सा ग्रंथ बाद में लिखा गया, इसके हिसाब से हमने कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्थानगत भी होगा। स्थानगत यानी कि किस स्थान पर किस प्रकार की रचनाएं लिखी जाती थी, स्थान आधारित रचनाएं भी होती थी। जैसे कुछ रचनाएं किसी मध्य प्रांत में है, कोई संयुक्त प्रांत में है, कोई दक्षिण के प्रांत में है, कोई उत्तर, कोई पूर्वी, कोई पश्चिमी प्रांत में है। तो जिस प्रांत में जो रचनाएं लिखी गई हैं, उस प्रांत में उस भाषा, उस ग्रंथ की भाषा में उस प्रांत का भी कुछ न कुछ योगदान होगा। हर जगह की एक प्रांतीय भाषा है। तो इसके आधार पर हम 2 भाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, एक डिंगल और एक पिंगल। डिंगल और पिंगल क्या है ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। सिर्फ इतना बता देता हूं कि डिंगल में जो रचनाएं होंगी वो ओज की रचनाएं होंगी, और पिंगल में जो रचनाएं होंगी वो श्रृंगार की रचनाएं होंगी। तो ये रासो काव्यों में आपको देखने को मिलेगा। मैं 3 मिनट में रिवाइज करता हूं कि आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा विद्यापति के राधा और कृष्ण। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, आपको नोट करना है, नोट करिए, नहीं नोट करना है आपने पहले भी नोट किया होगा। विद्यापति के काव्य में राधा और कृष्ण को एक बराबरी के स्तर पर रखा गया है, समान स्तर पर रखा गया है, अर्थात राधा को गौड़ नहीं दिखाया गया है। विद्यापति के कृष्ण संयमी, शीलवान और शक्तिवान कृष्ण न होकर एक श्रृंगार के केंद्र के रूप में उभरे हैं। ठीक यही पॉइंट आप राधा के लिए भी लिख सकते हैं। फिर लिखिएगा विद्यापति की राधा जो है उनका एज ग्रुप के बारे में आपको मैंने बताया कि वो किशोरावस्था है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि विद्यापति के राधा और कृष्ण का वर्णन श्रृंगार रस में है, श्रृंगार का ज्यादा प्रयोग है। इसमें सिर्फ संयोग श्रृंगार का नहीं बल्कि विरह श्रृंगार का भी जिक्र है, लेकिन संयोग श्रृंगार की अधिकता है। सिर्फ तन के सौंदर्य पर बल न देते हुए विद्यापति ने कहीं कहीं पर मन के सौंदर्य पर भी बल दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मन के सौंदर्य पर ज्यादा बल दिया है। तन के सौंदर्य पर ही ज्यादा फोकस रहा है विद्यापति का यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए ये विवाद भी होता है कि विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं या फिर भक्ति के कवि हैं। विवाद क्या है, मतभेद क्या है, उसका उपसंहार क्या है, क्या निकल के सामने आता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। रासो साहित्य में हमने देखा रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में मतभेद। कुछ लोग कहते हैं राजसूय शब्द से बना है, कुछ लोग कहते हैं रास से बना है, कुछ लोग कहते हैं कि रासक से बना है। किसने क्या कहा वो हमने देखा।
फिर हमने बात की कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के रासो काव्य होते हैं। एक वीरता परक जिसमें वीरता प्रमुख है, वीर रस की प्रधानता। दूसरा श्रृंगार परक जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता। तीसरा उपदेशक जो कि जैन मुनियों द्वारा लिखा जाता था, खास करके ये प्राकृताभास अपभ्रंश में था, यानी ऐसा अपभ्रंश जो प्राकृत भाषा का आभास कराता हो। इसके अलावा आरंभिक अपभ्रंश में भी रचनाएं की गई, वर्तमान हिंदी में भी रचनाएं की गई, जो मैंने बताया अभी आपको एग्जाम्पल दिया मैंने कि 12 बरस नो कुकर जिए, 13 लो जिए सियार, वरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इसके अलावा हमने देखा कि 2 और स्थानगत आधार पर डिंगल और पिंगल, इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप अपने जितने अधिक जो भी आपके दोस्त हैं जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल वाले हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या बीपीएससी हो या नेट जेआरएफ वाले भी हों, उन सबको ये लेक्चर्स आप शेयर करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि ज्यादा व्यूज आएंगे और कमेंट आप लोगों के जो आते हैं उसके आधार पर उत्साहवर्धन होता है, लगता है कि कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए बनाना भी सफल है। क्योंकि एक लेक्चर को बनाने के लिए आपको 3-4 घंटे, अगर आप 20 मिनट का भी लेक्चर बनाते हैं, 25 मिनट का भी, तो आपको 2-3 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम पढ़ना पड़ेगा। फिर बोर्ड पे लिखना, एडिट करना, आप तक पहुंचाना, खैर वो कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, बस यहीं पे आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो वहां भी जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।